हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं जेएच सर क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी के थर्ड पेपर का सिलेबस क्या है, यानी कि थर्ड पेपर में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो जितने भी टॉपिक दिए गए हैं सभी टॉपिक के बारे में मैं अच्छे से बताऊँगा। ये आपको पूरा पता चल जाएगा कि उस टॉपिक के अंतर्गत क्या पढ़ना होता है। तो दोस्तों, अगर आपका भी सब्जेक्ट जूलॉजी है और आप बीएससी थर्ड ईयर में हैं, आप पढ़ाई के प्रति जिम्मेदार हैं, तो पूरा वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, थर्ड पेपर का सिलेबस क्या है ये बताने से पहले हम आपको ये बता दें, कमेंट में बार बार पूछा गया है कि सर ये जो आप सिलेबस बता रहे हैं किस यूनिवर्सिटी के बेस पर है। तो दोस्तों, किसी पर्टिकुलर एक यूनिवर्सिटी के बेस पर ये सिलेबस नहीं है। यूपी स्टेट यूनिवर्सिटी का जो यूनिफाइड सिलेबस है उस के बेस पर ये सिलेबस मैं बता रहा हूँ। इसके पहले भी मैंने 2 पेपर अपलोड कर रखा, फर्स्ट और सेकंड पेपर, वो भी यूपी स्टेट यूनिवर्सिटी का जो यूनिफाइड सिलेबस है उसी के बेस पर मैंने बताया हुआ है। तो दोस्तों, हो सकता है आप किसी दूसरे प्रदेश से हो तो आपके यहाँ का सिलेबस कुछ अलग हो सकता है। तो आप मार्केट से किसी पुस्तकालय से आप सिलेबस ले लीजिए या फिर गूगल पर सर्च करके देख लीजिए, तो आपके यूनिवर्सिटी के अनुसार क्या सिलेबस है मिल जाएगा। लगभग 90% सिलेबस मिलता जुलता रहता है। 1-2 टॉपिक कुछ इधर उधर से दे देता अलग से, या फिर किसी दूसरे सेमेस्टर में दूसरे ईयर में दे देता है, तो उससे कोई बात नहीं है। बाकी आगे का टॉपिक जो मैं बताऊँगा वो आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों, बीएससी थर्ड ईयर में जो जूलॉजी का थर्ड पेपर है उसका नाम है इकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। इसके बाद फिर है एनिमल बिहेवियर, पॉल्यूशन एंड टॉक्सिकोलॉजी। ये थर्ड पेपर का नाम है। कभी कभी एग्जाम के समय में वाइबा में पूछ दिया जाता है कि जूलॉजी के थर्ड पेपर का नाम क्या है, तो आप यही बताएंगे इकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, एनिमल बिहेवियर, पॉल्यूशन एंड टॉक्सिकोलॉजी। तो ये पेपर का नाम है। अब देखिए, जो ये पेपर का नाम है इसी में से जो है 4 यूनिट में टॉपिक डिवाइड कर दिए गए हैं। तो किसी भी पेपर में 4 यूनिट होता है। आपने पहले भी देखा है, इस बार भी आप देख रहे हैं, और इसके पहले 2 पेपर मैंने अपलोड किया तो उसमें भी आप देखे होंगे। 4 यूनिट होती है, जिसमें देखिए यूनिट फर्स्ट में आपको पढ़ना है इकोलॉजी। कुछ भी आपको याद नहीं करना, देखिए यही पहला नाम था, यहाँ से उठा करके यहाँ पर रख दिया है। तो इकोलॉजी। अब इकोलॉजी के अंतर्गत सबसे पहले आपको पढ़ना है इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम का क्या क्या पढ़ना है, तो देखिए इस इकोसिस्टम का सबसे पहले आपको कंसेप्ट पढ़ना है, यानी कि इकोसिस्टम किसे कहते हैं। और फिर आपको देखिए दूसरा टॉपिक इसमें पढ़ना है कंपोनेंट, यानी कि इकोसिस्टम का कंपोनेंट क्या है, यानी कि इकोसिस्टम का घटक क्या। देखिए हिंदी में भी आप इसको पढ़े होंगे। इकोलॉजी को कहते हैं पारिस्थितिकी और इकोसिस्टम को कहते हैं पारिस्थितिक तंत्र। और फिर इसके बाद देखिए कंसेप्ट का मतलब ये होता है कि किसे कहते हैं इकोसिस्टम। और फिर देखिए कंपोनेंट का मतलब होता है घटक, यानी कि इकोसिस्टम का घटक क्या है, कौन कौन से घटक से मिल करके इकोसिस्टम बनता है। जैसे आपने पहले भी देखा होगा जैविक घटक, अजैविक घटक, यानी कि बायोटिक कंपोनेंट, एबायोटिक कंपोनेंट। इसके लिए हमने पहले से ही वीडियो अपलोड कर रखा। अगर नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए, एक प्लेलिस्ट होगी वहाँ पर इकोलॉजी के नाम से, ये टॉपिक आपको वहाँ पर मिल जाएगा। और इसमें से कई टॉपिक वहाँ पर आपको मिलेंगे, लगभग 5-6 वीडियो अपलोड है। तो फिर इसके बाद देखिए क्या इसमें आपको पढ़ना है, कंपोनेंट तक हो गया था। इसके बाद फिर आपको पढ़ना है फंडामेंटल ऑपरेशन। फंडामेंटल ऑपरेशन देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। इसमें आपको पढ़ना है कि किसी भी इकोसिस्टम का कंपोजिशन और स्ट्रक्चर किस प्रकार से चेंज हो जाता है, इसी को कहेंगे फंडामेंटल ऑपरेशन। जब इसको हम विस्तार से बताएंगे तो आपको और ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा। यहाँ पर इतना जानते रहिए कि किसी भी इकोसिस्टम का कंपोजिशन और स्ट्रक्चर किस तरह से बदल जाता है। और फिर इसके बाद देखिए क्या है एनर्जी फ्लो, यानी कि किसी भी इकोसिस्टम में एनर्जी कैसे फ्लो होती है, कैसे एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर में, प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर में, सेकेंडरी से टर्शियरी कंज्यूमर में, इसके बाद फिर डिकम्पोजर में। तो किस तरह से कितनी % एनर्जी प्रोड्यूसर का कंज्यूमर में ट्रांसफ़र होता है, ये सारी डिटेल आपको पढ़ना पड़ेगा। एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम, इसका भी वीडियो अपलोड है, चाहे तो अभी देख सकते हैं। फिर इसके बाद देखिए क्या है फूड चेन, फूड वेब। ये भी देखिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। किसी भी इकोसिस्टम में फूड चेन क्या होता है, फूड वेब क्या होता है, यानी कि खाद्य श्रृंखला क्या होती है और खाद्य जाल क्या होता है। हिंदी में इस तरह से इसका नाम है खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल।
फिर इसके बाद देखिए है एंड ट्रॉफिक लेवल। ये देखिए ट्रॉफिक लेवल क्या होता है, पोषी स्तर। इकोसिस्टम में बहुत सारे प्राणी पाए जाते हैं और कौन सा प्राणी किस पोषी स्तर पर है, मतलब किस तरह का पोषण करता है, इसको कहेंगे ट्रॉफिक लेवल यानी कि पोषी स्तर। जैसे अगर हम खरगोश की बात करें तो वह हर्बीवोरस है, प्राइमरी कंज्यूमर है, तो प्राइमरी कंज्यूमर के स्तर पर है। उसका क्या ट्रॉफिक लेवल है, इसका भी वीडियो अपलोड है, तुरंत आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद देखिए क्या है इकोलॉजिकल नीच। इकोलॉजिकल नीच क्या होता है, तो देखिए दो चीज़ें हैं यहाँ पर। इकोलॉजिकल में एक शब्द आता है हैबिटेट और दूसरा आता है नीच। तो हैबिटेट क्या है, किसी भी प्राणी का जो आवास होता है, जहाँ पर वह प्राणी रहता है, वह उसका क्या होता है, हैबिटेट। लेकिन वह जिस जगह पर ज़्यादा से ज़्यादा सक्रिय होता है उसको कहते हैं इकोलॉजिकल नीच। जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपको बता दें, पक्षियों का आवास क्या है, लगभग वृक्ष पर ही अधिकांशतः पक्षी रहते हैं, लेकिन उनका सारा क्रियाकलाप वृक्षों पर ही नहीं हो जाता है, वो अपने अधिकांशतः क्रियाकलाप के लिए ज़मीन पर उतरते हैं। तो वृक्ष क्या है, उसका एक तरह का इकोलॉजिकल हैबिटेट है, यानी कि उसका वास स्थान है। और जो इकोलॉजिकल नीच है वो ज़मीन है, लगभग ज़मीन पर वो अपने सारे क्रियाकलाप संपन्न करते हैं। अधिकांशतः प्राणी हैं जो नदी के किनारे रहते हैं और अपना क्रियाकलाप संपन्न करने के लिए नदी के बीच में चले जाते हैं, तो उसका क्या है, इकोलॉजिकल नीच है। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है, जैसे ओडम नामक वैज्ञानिक का कहना है कि जो हैबिटेट होता है वो प्राणी का एड्रेस है, और जो उनका प्रोफेशन है, जहाँ पर वो एक्टिव रहते हैं, इकोलॉजिकल नीच उसको बोलते हैं, यानी कि वह उसका प्रोफेशन है, जहाँ पर वह रहता है वो क्या है, इकोलॉजिकल नीच। फिर इसके बाद देखिए क्या है एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर। तो इकोसिस्टम में जो बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर यानी कि जैविक और अजैविक कारक है उसके बारे में आपको पढ़ना है। तो ये था इकोसिस्टम से संबंधित टॉपिक। और जो फर्स्ट यूनिट है उसमें एक टॉपिक और आपको पढ़ना है, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का फिर क्या पढ़ना है आपको, पॉपुलेशन किसे कहते हैं, ए ग्रुप ऑफ सेम इंडिविजुअल। किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पर एक ही स्पीशीज के रहने वाले जितने भी प्राणी होते हैं उसको आप क्या कहेंगे, पॉपुलेशन। अब इसका आपको क्या पढ़ना है, कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना है, और फिर क्या है, रेगुलेशन। कैरेक्टरिस्टिक एंड रेगुलेशन, इसका नियमन कैसे होता है। और फिर देखिए एक अलग टॉपिक यहाँ पर दिया गया है, इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है, इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है, जैसे अगर हम किसी इकोसिस्टम की बात करें, जैसे मान लीजिए तालाब है, तो तालाब में सबसे पहले आप देखेंगे बहुत छोटी छोटी वनस्पतियाँ उगती हैं। फिर इसके बाद क्या होता है कि इन वनस्पतियों को रिप्लेस करने के लिए, गायब करने के लिए बड़ी वनस्पतियां उग जाती हैं। यानी सीधा सीधा कहे, जब बड़ी वनस्पतियां उगती हैं तो छोटी वनस्पतियां अपने आप गायब हो जाती हैं। तो इस तरह से क्या होता है, इससे बड़ी वनस्पतियां जब उगती हैं तो छोटी वाली, उससे छोटी वाली गायब हो जाती हैं। और इसके साथ एक परिवर्तन और होता है कि ये जो तालाब है इसकी गहराई दिन प्रतिदिन ऐसे घटती जाती है। तो एक समय ऐसा आता है कि तालाब खत्म हो जाता है, वह पूरी तरह से प्लेन हो जाता है और वहाँ पर बड़े बड़े वृक्ष उग जाते हैं। तो इसमें क्या आपने देखा कि छोटे पौधे रिप्लेस हो गए उससे थोड़ा बड़े पौधे से, और वो रिप्लेस हो गए थोड़ा उससे बड़े पौधे से। तो एक प्रकार की कम्युनिटी का आना और फिर दूसरे प्रकार की कम्युनिटी का चले जाना, तो ये क्या है, इकोलॉजिकल सक्सेशन। इसका भी मैं विस्तार से वीडियो बनाऊंगा, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद फिर देखिए क्या है, एडेप्टेशन। एडेप्टेशन का मतलब होता है सर्वाइव करना या ढल जाना, एडॉप्ट कर जाना। तो एडॉप्ट करने वाले प्राणियों में कौन कौन से प्राणी पढ़ना है, देखिए एक्वेटिक यानी जल में जो रहने वाले प्राणी हैं वो अपने आप को किस तरह से अडॉप्ट कर लिए हैं कि ऑलरेडी वो पूरी लाइफ पानी में ही रह जाते हैं। इसके बाद फिर क्या है, टेरेस्ट्रियल, जो जमीन पर रहते हैं प्राणी उसको क्या कहते हैं, टेरेस्ट्रियल। जमीन का मतलब जहाँ पर पानी ना हो, जिसे आप कहते हैं स्थल पर। टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या, स्थल पर। और फिर देखिए क्या है, एरियल। कुछ ऐसे भी प्राणी हैं जो हवा में उड़ते हैं, तो उनका कैसे एडेप्टेशन होता है उसके बारे में पढ़ना है। फिर इसके बाद क्या है, आर्बोरियल। कुछ ऐसे भी प्राणी हैं जैसे आप देखेंगे बंदर वगैरह हैं, तो वो क्या है, आर्बोरियल यानी कि वृक्षाश्रयी, वो अधिकांशतः वृक्ष पर रहते हैं। तो उनके अंदर कैसे एडाप्टेशन होता है, वो कैसे सर्वाइव कर जाते हैं, ये सारी डिटेल आपको इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ना है। एडेप्टेशन, इक्वेटिक का मतलब पानी में, टेरेस्ट्रियल का मतलब स्थल पर,
एरियल का मतलब हवा में उड़ने वाले, और आर्बोरियल का मतलब वृक्ष पर रहने वाले, जिसे आप वृक्षाश्रयी भी कहते हैं। तो ये डिटेल था यूनिट फर्स्ट में, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था। अब देखिए यूनिट सेकेंड बिल्कुल आसान है। इसमें आपको क्या पढ़ना है, सिर्फ माइक्रोबायोलॉजी, और उसमें क्या पढ़ना है जो आप फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं। तो देखिए क्या है, मार्फोलॉजी, फिजियोलॉजी एंड इन्फेक्शन आपको आउटलाइन दिखाना है ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरसेस। देखिए मार्फोलॉजी का मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनकी मार्फोलॉजी क्या होती है, यानी कि उनकी बनावट क्या होती है। फिर इसके बाद फिजियोलॉजी, उनका क्रियाकलाप कैसे चलता है, जैसे रेस्पायरेशन कैसे होता है, डाइजेशन कैसे होता है। इसके बाद फिर क्या है, इन्फेक्शन, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जैसे वायरस या बैक्टीरिया, दो ही का तो आपको पढ़ना है, तो उनका इन्फेक्शन कैसे होता है, वो कैसे इन्फेक्शन करते हैं। और फिर इसके बाद देखिए आपको क्या पढ़ना है, इधर देखिए क्या है, बैक्टीरियल एंड वायरल डिजीज। ये देखिए अलग टॉपिक है, दो ही टॉपिक तो आपको पढ़ना था, तो उसमें एक अलग टॉपिक ये है बैक्टीरियल एंड वायरल डिजीज, यानी कि वायरस और बैक्टीरिया से जो बीमारियां होती हैं उसका डिटेल आपको देना है। तो इसके साथ साथ यूनिट सेकेंड भी समाप्त हो जाती है। तो बहुत छोटी यूनिट है, बहुत आसान है। अब देखिए यूनिट थर्ड में देखिए कॉम्प्लेक्स है, इसी के बेस पर ये पेपर पूरा बना हुआ है। देखिए क्या क्या पढ़ना है, एनिमल बिहेवियर। अब एनिमल बिहेवियर में देखिए आपको क्या पढ़ना है, इंट्रोडक्शन ऑफ ईथोलॉजी। देखिए दो शब्द है, ईथोलॉजी, यहाँ पर देखिए आपने देखा एनिमल बिहेवियर, इसी ईथोलॉजी को ही कहते हैं एनिमल बिहेवियर, यानी कि नेचुरल एनिमल बिहेवियर को ही क्या कहते हैं, ईथोलॉजी। तो ईथोलॉजी का इंट्रोडक्शन क्या है, परिचय करा देना है इसका पहले टॉपिक के अंतर्गत। फिर क्या करना है, देखिए पैटर्न ऑफ बिहेवियर, यानी कि बिहेवियर का पैटर्न क्या है, बिहेवियर मीन्स क्या, व्यवहार, क्रियाकलाप, उनकी एक्टिविटी क्या है, उसको क्या बोलते हैं, बिहेवियर। तो पैटर्न ऑफ बिहेवियर यानी बिहेवियर का प्रारूप क्या है। देखिए हिंदी, कुछ कमेंट में आया था कि सर हिंदी भी लिखा करिए, तो हर शब्द की हिंदी लिखना तो भाई संभव नहीं है, लेकिन लगभग सभी शब्दों की हिंदी मैं बोलता हूं। आप पेन और डायरी लेकर के बैठिए, वहां पर नोट करते जाइए, 6-7 वीडियो देखेंगे, लगभग आपको सभी शब्दों की हिंदी पता चल जाएगी। अगर कुछ एक्स्ट्रा शब्द रहेंगे तो आप जो है लिखते रहिएगा आगे। इसके बाद फिर देखिए क्या है, जो पैटर्न ऑफ बिहेवियर है, यानी बिहेवियर का जो प्रारूप है, उसमें कौन कौन से बिहेवियर आपको पढ़ना है। तो सबसे पहला बिहेवियर देखिए टैक्सिस बिहेवियर है। टैक्सिस क्या होता है, मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इन रिस्पांस टू स्टिमुलस। किसी भी स्टिमुलस को देख करके किसी भी प्राणी का मूवमेंट कर जाना, मूव कर जाना, क्या है, टैक्सिस है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपको बता दूं, जब कहीं पर लाइट जलती है बारिश वगैरह के सीजन में शाम को या रात को, तो वहाँ पर आप देखेंगे तमाम कीट पतंगे उस बल्ब के पास आने लगते हैं। तो क्या है, जो बल्ब है स्टिमुलस है, और जो कीट पतंगे हैं वो ऑर्गेनिज्म है, प्राणी हैं, और वो प्राणी बल्ब की तरफ आने लगते हैं। तो स्टिमुलस को देख करके उनका जो है मूवमेंट हुआ कि नहीं हुआ, तो वही जो स्टिमुलस को देखकर मूवमेंट हुआ उसी को क्या बोलेंगे, टैक्सिस। कोई ज़रूरी नहीं है कि उसकी तरफ ही आए, दूर भी जा सकते हैं। जैसे अभी लाइट जलाएंगे अंधेरे में तो मच्छर भग जाएंगे, और कोई प्राणी है भूखा है, उसके पास भोजन रखेंगे तो भोजन की तरफ आने लगेगा। तो किसी भी स्टिमुलस को देखकर उसके तरफ आकर्षित हो जाना या उससे दूर चले जाना, तो क्या है, इसको कहेंगे टैक्सिस कहेंगे। फिर इसके बाद क्या है, रिफ्लेक्सिस क्या है, सडन मूवमेंट विदाउट थिंकिंग, यानी कि बिना सोचे समझे तुरंत मूव कर जाना, इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सेस। हिंदी में इसको बोलते हैं सजगता, नोट कर लीजिए, हिंदी में इसको बोलते हैं सजगता। जैसे अगर आप साइकिल या बाइक चला रहे हैं, सामने से अगर कोई आ गया तो आपको वहाँ पर सोचना नहीं पड़ता कि हमें ब्रेक लेना है, बल्कि एकाएक आपका हाथ काम कर जाता है और तुरंत ब्रेक लग जाता है। तो ये क्या है, रिफ्लेक्सेस है। आगे आप जब टॉपिक में पढ़ेंगे तो और विस्तार से बताया जाएगा, लेकिन यहाँ इतना तो जानना जरूरी है। तो दोस्तों इसके अलावा हम दूसरा भी एग्जाम्पल आपको बता दें, जैसे रिफ्लेक्सेस का, कि जैसे अगर मान लीजिए आप तेज़ी से बाइक या साइकिल चला रहे हैं, उसी समय आपकी आंखों के सामने अगर कोई इंसेक्ट आ गया तो आपकी आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं, इसके लिए आपको सोचना नहीं पड़ता है, तो इसको कहते हैं रिफ्लेक्सेस, खुद से। तो इसी बात को आप कहते हैं सडन मूवमेंट विदाउट थिंकिंग, यानी कि एकाएक परिवर्तन बिना सोचे विचारे। आपको सोचना नहीं पड़ता है कि हमें आंखें बंद करना है, बल्कि आपकी आंखें अपने आप क्या हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, इंस्टिंक्ट। तो इंस्टिंक्ट बिहेवियर जो है उसको हिंदी में कहते हैं जन्मजात व्यवहार। तो जो प्राणियों के जन्मजात व्यवहार होते हैं, उन्हें किसी दूसरे प्राणी से सीखना नहीं होता है, उसको इंस्टिंक्ट बिहेवियर कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है
आप अपने घर के आसपास किसी बड़े पेड़ से पक्षियों का लटकता हुआ घोंसला आपने देखा होगा। वो बया पक्षी का घोंसला होता है, वो किसी दूसरे पक्षियों को देख करके नहीं सीखी होती है, बल्कि जब उसे आवश्यकता होती है तो खुद का खुद उसे बनाना आ जाता है। तो इसको कहते हैं इंस्टिंक्ट बिहेवियर। फिर इसके बाद देखिए क्या है, मोटिवेशन। तो मोटिवेशन से तो आप खुद पहले से परिचित होंगे, इसको हिंदी में प्रेरणा कहते हैं। जैसे आप किसी कार्य को कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, अगर कोई मोटिवेट कर देता है तो आप उस कार्य को कर लेते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, मोटिवेशन। ये भी आपको आगे पढ़ना है। फिर इसके बाद देखिए क्या है, बायोराइदम्स। बायोराइदम्स क्या होता है, एक प्रकार का सीरीज में परिवर्तन, एक श्रेणी क्रम में परिवर्तन करना बायोराइदम होता है। इसका मैं आपको एग्जांपल बता दूं, जैसे सोने जागने का जो काम है वो क्या है, एक बायोलॉजिकल राइदम है, इसको बायोराइदम भी कह सकते हैं। लगभग सभी लोग शाम को रात को मतलब 8 से 10 बजे के बीच में सोते हैं और सुबह में 3 से 5 बजे के बीच में जग जाते हैं, 6 बजे के बीच में जग जाते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, बायोराइदम्स। फिर इसके बाद देखिए क्या है, लर्निंग एंड मेमोरी। लर्निंग मीन्स होता है सीखना, मेमोरी मीन्स होता है याद करना। तो लर्निंग जो होता है सीखना, जैसे इसका एग्जांपल है, आप जो क ख ग बचपन में सीखे थे या ABCD सीखे हैं, तो एक प्रकार की क्या है, लर्निंग है। इस समय जो आप तैयार कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, वो एक प्रकार की मेमोरी है। आगे विस्तार से भी आप इसे पढ़ेंगे। फिर इसके बाद देखिए क्या है, माइग्रेशन ऑफ फिशेस एंड बर्ड। माइग्रेशन का मतलब होता है किसी एक स्थान से किसी पर्पज के लिए दूसरे स्थान पर चले जाना, और पर्पज पूरा होने के बाद फिर उसी स्थान पर वापस चले आना, क्या है, माइग्रेशन है। जैसे पक्षियां सुबह अपने घोंसले से निकलती हैं और फूड को लेने के लिए, फूड चुनने के बाद फिर वह अपने घोंसले में चली आती हैं, तो इसको क्या कहते हैं, माइग्रेशन। तो माइग्रेशन हम लोगों के यानी कि ह्यूमन में नहीं पढ़ना है, किस में पढ़ना है, फिशेस एंड बर्ड, यानी कि मछलियों में और पक्षियों में माइग्रेशन। माइग्रेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, प्रवसन। प्रवसन बोलते हैं, प्रवास आपने सुना होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी पर्पज के लिए जाना। तो ये था यूनिट 3। अब देखिए यूनिट 4 क्या है। यूनिट 4 में आपको पढ़ना है पॉल्यूशन एंड टॉक्सिकोलॉजी। तो पॉल्यूशन क्या है, तो आपने पहले से सुना होगा। टॉक्सिकोलॉजी को हिंदी में विष विज्ञान कहते हैं। अब देखिए इनका क्या क्या आपको पढ़ना है। सबसे पहले तो आपको पॉल्यूशन का पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कंसेप्ट, सोर्स, टाइप। जितने भी प्रकार के ये जो पॉल्यूशन होते हैं उनका कंसेप्ट क्या है, पॉल्यूशन कहते किसे हैं, सबसे पहले इसका आपको कंसेप्ट देख लेना। फिर सोर्स, यानी कि जो पॉल्यूशन है उसका साधन क्या है, कौन से ऐसे सोर्स हैं जो जिससे पॉल्यूशन होता है। फिर इसके बाद क्या है, टाइप। अब पॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, टाइप। अब कितने प्रकार के पॉल्यूशन है उनका नाम देखिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है, एयर पॉल्यूशन, वाटर, सॉयल, नॉइस एंड रेडिएशन। तो इतने तरह के जो पॉल्यूशन हैं उनका कंसेप्ट भी पढ़ना है, सोर्स भी पढ़ना है और टाइप पढ़ना है। और फिर इसके बाद देखिए क्या है, एंड कंट्रोल ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, यानी कि जो इन्वायरमेंटल ये सभी तरह के पॉल्यूशन हैं इनको कंट्रोल कैसे किया जाए। फिर देखिए क्या है, एक्सपोजर ऑफ टॉक्सिकेंट। एक्सपोजर ऑफ टॉक्सिकेंट का मतलब जो टॉक्सिक जहरीले पदार्थ होते हैं, जैसे मेडिसिन वगैरह की फैक्ट्री में जो लोग काम करते हैं तो वहाँ कुछ ना कुछ टॉक्सिक पदार्थ उनके बॉडी से लगातार टच होता रहता है या उनके अंदर भी जाता है सांस लेने के माध्यम से, तो इसी को कहते हैं एक्सपोजर ऑफ टॉक्सिकेंट। एक्सपोजर ऑफ टॉक्सिकेंट का मतलब जो टॉक्सिक पदार्थ होते हैं उनका एक्सपोजर यानी कम इन कांटेक्ट, हमारी बॉडी से वो कैसे कांटेक्ट करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर कैसे चले जाते हैं, इसको कहते हैं एक्सपोजर ऑफ टॉक्सिकेंट। अब देखिए उसमें आपको जो टॉक्सिकेंट का एक्सपोजर है उसमें क्या क्या पढ़ना है, रूट ऑफ एक्सपोजर। एक्सपोजर का मतलब हमारी बॉडी के अंदर जाने की रूट कौन से हैं। फिर क्या है, ड्यूरेशन, उनका ड्यूरेशन क्या है, कितने कितने समय तक वो टॉक्सिक हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं। और फिर इसके बाद क्या है, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सपोजर। और एक्सपोजर की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी का मतलब बार बार वो कैसे हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं वो टॉक्सिकेंट। फिर इसके बाद देखिए क्या है, डोज रिस्पांस रिलेशनशिप। देखिए महत्वपूर्ण टॉपिक है, पूछा गया है सिलेबस में, आप देख लीजिएगा। उसमें पूछता है कि व्हाट इज द डोज रिस्पांस रिलेशनशिप। तो दोस्तों किसी भी टॉक्सिक पदार्थ का
डोज और रिस्पांस में क्या रिलेशन है, कितना डोज दिया जाए तो कितना रिस्पांस देगा, इसी को कहेंगे डोज रिस्पांस रिलेशनशिप। कम डोज कम रिस्पांस, ज़्यादा डोज ज़्यादा रिस्पांस होगा, तो इसी को कहते हैं डोज रिस्पांस रिलेशनशिप। फिर इसके बाद क्या है, कैटेगरीज ऑफ टॉक्सिक इफेक्ट। जो टॉक्सिक प्रभाव है, जहरीले पदार्थों का प्रभाव है, वो कितने कैटेगरी के होते हैं, कितने तरह के होते हैं, वो इस टॉपिक के अंतर्गत आपको पढ़ना है। तो दोस्तों मेरी समझ से आपको ये पूरा कॉन्फिडेंस मिल गया होगा कि आपको बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी के थर्ड पेपर में कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।